हेलो फ्रेंड, वेलकम टू योर चैनल ज्ञान फॉर एग्जाम। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम सब जानेंगे मूल अधिकार यानी कि मौलिक अधिकार के बारे में जानेंगे। और ये जो हमारी सीरीज चल रही है घटना चक्र 2020 पूर्वावलोकन की जो सीरीज चलाई जा रही है पॉलिटी की, उसमें आज हम लोग का ये पार्ट 9वां वीडियो होगा, जिनमें हम लोग जानेंगे मूल अधिकार के बारे में। मूल अधिकार और मौलिक अधिकार इनके बारे में जानेंगे, जो कि अमेरिका के संविधान से ली गई थी। इसके बारे में जानेंगे और इसे एक पूरे बृहद और एक्सप्लेनेशन के साथ, विस्तृत के साथ, पूर्ण विश्लेषण के साथ हम लोग इसे जानेंगे, जैसे कि पहले के क्लास में हमने जाना था। हमने एक पोल क्रिएट किया था यूट्यूब पर ही, तो वहाँ पर आप लोगों का जो क्रिएशन था उसमें आपको दो ऑप्शन दी गई थी। पहला था कि जो सीरीज चलाई जा रही है उसे नोट्स के साथ साथ ऑप्शन कराई जाए, और दूसरी पोल्स ऑप्शन थी सिर्फ क्वेश्चन को कराया जाए, नोट्स को नहीं पढ़ी जाए। तो आप लोगों के जो कमेंट्स आए और जो पोल्स थे उसमें लगभग 90% यानी 90% लोग का कहना ये था कि नोट्स भी पढ़ा जाए और उसके बाद प्रश्न को विश्लेषण के साथ बताया जाए। तो हमने ये सोचा कि आपकी जो राय है, जो विचार है, उस पर ही आगे बढ़ी जाए। तो आज से जो हमारी ये क्लास होगी मूल अधिकार की, इसमें हम लोग आज नोट्स भी जानेंगे और उसके साथ साथ जो प्रश्न होंगे उसके पूर्ण विश्लेषण को भी जानेंगे। और ये तरीका भी बहुत बढ़िया है। अगर इस तरीके से हम लोग पढ़ते हैं तो हमारी जो रिवीजन की जो क्षमता है वह भी बढ़ती जाएगी और याद भी बहुत रहेगी। आपको ये सभी आपके आने वाले 66 बीपीएससी हो, बिहार दरोगा मेंस हो, बिहार दरोगा, एनटीपीसी, रेलवे, एसएससी, बैंक, आपके किसी भी अदर पीसीएस एग्जाम, अदर स्टेट की कोई भी एग्जाम हो, उन सभी एग्जाम्स में बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। तो शुरू करेंगे मूल अधिकार से। जो लोग अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को ऑन कर लें, जिससे आने वाले सभी वीडियोज का अपडेट सबसे पहले आपको मिलता रहे। साथ ही वीडियो को एक बार शेयर, लाइक, कमेंट्स जरूर कर दें। तो शुरू करेंगे मूल अधिकार में, और मूल अधिकार से नोट्स को पढ़ना शुरू करेंगे, पॉइंट बाय पॉइंट यहाँ पर जानेंगे। उसके बाद हम लोग प्रश्न कोश यानी कि क्वेश्चंस भी लगाएंगे। देखें तो यहाँ है नेहरू रिपोर्ट। नेहरू रिपोर्ट जो कि 1928 में आई थी, द्वारा मूल अधिकारों को भारत के संविधान में सम्मिलित करने की आकांक्षा प्रकट की गई थी। भारतीय संविधान के भाग 3 के अंतर्गत अनुच्छेद 12 से 35 में मौलिक अधिकारों का वर्णन किया गया है, जो निम्नलिखित है। पहला, समानता का अधिकार। दूसरा, स्वतंत्रता का अधिकार। तीसरा, शोषण के विरुद्ध अधिकार। चौथा, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार। पांचवा, संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार। एवं छठा, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। आप लोग लास्ट तक बने रहना, बहुत ही महत्वपूर्ण और इंटरेस्टिंग क्लास होने वाली है। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों के राज्य के कृत्यों के विरुद्ध एक गारंटी के रूप में स्थान दिया गया है। मौलिक अधिकार पूर्णतः नैसर्गिक एवं अप्रतिदेय की श्रेणी में आते हैं। आपातकालीन स्थिति में अनुच्छेद 358 और अनुच्छेद 359 के प्रावधानों के अंतर्गत मूल अधिकारों का निलंबन किया जा सकता है। यानी कि ध्यान रखने वाली बात है, अगर इमरजेंसी लगी हो देश में, तब अनुच्छेद 358 और 359 के तहत मूल अधिकार का निलंबन किया जा सकता है। मौलिक अधिकारों को न्याय योग या वाद योग रूप में संविधान में रखा गया है। वर्तमान में कुल 6 मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं, जबकि मूल संविधान में कुल 7 मौलिक अधिकार थे। भारतीय संविधान में दिए गए मौलिक अधिकारों की तुलना अमेरिका के अधिकार बिल से की जाती है। ये सभी पॉइंट को ध्यान में रखेंगे। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों के संरक्षण का दायित्व न्यायपालिका के पास होती है। संविधान का अनुच्छेद 14 यह सुनिश्चित करता है कि किसी भी व्यक्ति को विधि के समक्ष समता से या विधियों के समान संरक्षण से वंचित नहीं किया जाएगा। इस रूप में अनुच्छेद 14 विद्यायन
सत्ता पर पूर्ण नियंत्रण लगाता है। भारतीय संविधान में समानता के अधिकार को अनुच्छेद 14 से 18 तक कुल 5 अनुच्छेदों में वर्णित की गई है, जो कि अगर लिखित है। विधि के समक्ष समानता अनुच्छेद 14 धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग, जन्मस्थान के आधार पर विभेद का प्रतिषेध अनुच्छेद 15। यहाँ पर ध्यान रखेंगे, कभी कभी प्रश्न में देखने को मिलता है कि अनुच्छेद 15 जो है वह कितने प्रकार के विभेदों का वर्णन करता है। तो यहाँ पर कुल धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग और जन्मस्थान, इन 5 प्रकार के आधार पर विभेद नहीं किया जाएगा, यह कहता है अनुच्छेद 15। लोक नियोजन के विषयों में अवसर की समानता अनुच्छेद 16, अस्पृश्यता यानी कि छुआछूत का अंत अनुच्छेद 17 और उपाधियों का अंत अनुच्छेद 18 है। अनुच्छेद 19 से 22 तक स्वतंत्रता के अधिकार वर्णित हैं। अनुच्छेद 19 के अंतर्गत अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता सहित कुल 6 प्रकार की स्वतंत्रता प्रदान की गई है। अनुच्छेद 19(1) का में निहित वाक्य एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अंतर्गत ही समाचार पत्रों की स्वतंत्रता भी निहित मानी जाती है। संविधान के अनुच्छेद 19(1) ख में शांतिपूर्वक एवं निरायुध सम्मेलन की स्वतंत्रता, अनुच्छेद 19(1) ग में संगम या संघ बनाने की स्वतंत्रता, अनुच्छेद 19(1) घ में भारत के राज्य क्षेत्र में सर्वत्र अबाध संचरण यानी कि कहीं भी आने जाने की स्वतंत्रता, अनुच्छेद 19(1) अड़ के तहत भारत के राज्य क्षेत्र के किसी भी भाग में निवास करने और बस जाने की स्वतंत्रता तथा अनुच्छेद 19(1) छ कोई वृत्ति, व्यापार या कारोबार करने की स्वतंत्रता का प्रावधान है। 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 के अनुसार अनुच्छेद 1 च का लोप कर दिया गया है। अनुच्छेद 19(1) क से लेकर अनुच्छेद 19(1) छ तक में दी गई विभिन्न स्वतंत्रताओं पर 19(2) से लेकर 19(6) तक में दिए गए विभिन्न आधारों पर निर्बध आरोपित है। अनुच्छेद 20 का संबंध अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण से है और अनुच्छेद 21 का संबंध प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता से, यानी कि जो अनुच्छेद 20 है वह अपराधों में दोष सिद्धि के लिए, अनुच्छेद 21 प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता के लिए, अनुच्छेद 21 का शिक्षा के अधिकार से संबंधित है। वही अनुच्छेद 22 में गिरफ्तारी और निरोध कुछ दशाओं में संरक्षण का प्रावधान है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 24 जो है वह 14 वर्ष से कम उम्र की आयु के बालक को कारखाना, खनन ये सभी जगहों पर काम के लिए निषिद्ध करता है। अनुच्छेद 23 मानव के व्यापार और बलात्श्रम का प्रतिषेध करता है। सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 के अंतर्गत भारतीय समाज में अस्पृश्यता को दंडनीय अपराध घोषित किया गया है। अस्पृश्यता को दंडनीय अपराध घोषित की गई 1955 के सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम में। अनुच्छेद अनुच्छेद 21 में प्रयुक्त दैहिक स्वतंत्रता शब्दावली में संचरण अर्थात कहीं भी आने जाने का अधिकार यानी विदेश भ्रमण भी शामिल है, इसे ध्यान में रखेंगे। अनुच्छेद 21 में जो है वह दैहिक स्वतंत्रता शब्दावली के साथ साथ कहीं आने जाने की अधिकार, मतलब आप भारत से बाहर भी कहीं जा सकते हैं। उच्चतम न्यायालय के जीवन साथी चुनने के अधिकार को मूल अधिकार मानते हुए इसे अनुच्छेद 21 में निहित माना गया है। उच्चतम न्यायालय ने उन्नयन कृष्णन बनाम आंध्र प्रदेश मामले में संविधान के अनुच्छेद 21 के कार्य क्षेत्र का विस्तार कर संविधान के अधिकार को उसमें शामिल किया था। धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार अनुच्छेद 25 के अंतर्गत प्रत्येक व्यक्ति को अपने धर्म का प्रचार करने का अधिकार है, जिसमें जो है सिखों को कृपान धारण करने एवं रखने का अधिकार समाहित है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 26 धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता से संबंधित है। अनुच्छेद 29 अल्पसंख्यक वर्ग के हित के संरक्षण, अनुच्छेद 30
अल्पसंख्यकों के शिक्षा संस्थानों की स्थापना संबंधित है। भारतीय संविधान के 44वें संशोधन अधिनियम 1978 द्वारा संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार की श्रेणी से हटाकर अनुच्छेद 300 का विधिक अधिकार की श्रेणी में डाल दिया गया है। यानी कि जो हमारे संविधान में, मूल संविधान में 7 अधिकार थे, उनमें से संपत्ति के अधिकार को हटा करके अब अनुच्छेद 300 का में विधिक अधिकार के रूप में माना गया है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 के अंतर्गत संवैधानिक उपचारों का अधिकार उल्लेखित है। अनुच्छेद 32 के अंतर्गत उच्चतम न्यायालय तथा अनुच्छेद 226 के तहत उच्च न्यायालय को शक्ति प्रदान की गई है मूल अधिकार के न्यायिक संरक्षण हेतु। मूल अधिकार के न्यायिक संरक्षण हेतु जो सुप्रीम कोर्ट है उसके लिए अनुच्छेद 32 और अनुच्छेद 226 हाई कोर्ट के लिए। सर्वोच्च अथवा उच्च न्यायालय कई प्रकार के विशेष आदेश जारी करते हैं जिन्हें प्रादेश या रीट कहते हैं। रीट जो है कुल 5 प्रकार की होती है जिसे हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट द्वारा जारी की जाती है। पहला रीट है बंदी प्रत्यक्षीकरण। इसके अंतर्गत जो होती है, इसके द्वारा न्यायालय किसी भी गिरफ्तार व्यक्ति को न्यायालय के सामने प्रस्तुत करने का आदेश देता है। यदि गिरफ्तारी का तरीका या कारण गैर कानूनी या असंतोषजनक हो तो न्यायालय बंदी को छोड़ने का आदेश दे सकता है। यह है बंदी प्रत्यक्षीकरण। दूसरा है परमादेश। परमादेश यहाँ पर देखने से पता चल रहा है, शब्द से ही परम धन आदेश, यानी कि जो सर्वोपरि आदेश हो। परमादेश का मतलब यह आदेश तब जारी किया जाता है जब न्यायालय को लगता है कि कोई सार्वजनिक पदाधिकारी अपने कानूनी और संवैधानिक दायित्वों का पालन नहीं कर रहा है और इससे किसी व्यक्ति का मौलिक अधिकार प्रभावित हो रहा हो। तीसरा रीट है प्रतिषेध। प्रतिषेध जब कोई निचली अदालत अपने अधिकार क्षेत्र का अतिक्रमण करके किसी मुकदमे की सुनवाई करती है तो ऊपर की अदालतें यानी कि उच्च न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय उसे ऐसा करने से रोकने के लिए प्रतिषेध जारी करती है। यानी कि जो निचली अदालत होती है, चाहे वह जिला न्यायालय हो, पंचायत न्यायालय हो, इन सभी में अगर वो उसके अधिकार क्षेत्र का अतिक्रमण होता है तब वहाँ पर हस्तक्षेप कर सकता है उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय। चौथा है अधिकार परीक्षा। अधिकार परीक्षा जब न्यायालय को लगे कि कोई व्यक्ति ऐसे पद पर नियुक्त हो गया है जिस पर उसका कोई कानूनी हक नहीं है, तब न्यायालय अधिकार परीक्षा आदेश के द्वारा उसे पद पर कार्य करने से रोक देता है। यह है अधिकार परीक्षा। और पांचवा है उत्प्रेषण। उत्प्रेषण है जब कोई निचली अदालत या सरकारी अधिकारी बिना अधिकार के कोई कार्य करता है तो न्यायालय उसके समक्ष विचाराधीन मामले को उससे लेकर उत्प्रेषण द्वारा उसे ऊपर की अदालत या अधिकारी को हस्तांतरित कर देता है। इसे पोस्टमार्टम के नाम से भी जाना जाता है। यानी कि जो उत्प्रेषण है यह निचली अदालत या सरकारी अधिकारी के बिना अधिकार के कोई कार्य होता है तब जो न्यायालय होती है उसे विचाराधीन रखती है और उसे ऊपर की अदालत या अधिकारी को ट्रांसफर कर देता है। इस कारण इसे पोस्टमार्टम के नाम से भी जानी जाती है। आगे है संविधान के अनुच्छेद 352। 352 के तहत राष्ट्रपति द्वारा आपातकाल की घोषणा किए जाने पर अनुच्छेद 358 के तहत अनुच्छेद 19 में वर्णित मूल अधिकार स्वतः ही निलंबित हो जाते हैं। यानी कि अनुच्छेद 19 में जितने भी मूल अधिकार दिए गए हैं वह अनुच्छेद 358 के तहत आपातकालीन स्थिति में समाप्त हो जाती है और अनुच्छेद 20 एवं 21 को छोड़कर अन्य सभी मूल अधिकार निलंबित करने की शक्ति राष्ट्रपति को अनुच्छेद 359 के तहत प्राप्त है। जैसे भी वर्तमान में कोरोना काल है तो अगर हम जानते हैं कि अनुच्छेद 19 के तहत कि हम कहीं भी आ जा सकते हैं, कहीं पे संगठन समूह बना सकते हैं, किसी धार्मिक स्थल को हम बना सकते हैं, वहाँ जाकर पूजा कर सकते हैं, इन सभी को आपने देखा होगा वर्तमान में बंद की गई है। तो इसका मतलब यही है
कि जो हमारी स्वतंत्रता का अधिकार है, मूल अधिकार है, उसे अनुच्छेद 358 के तहत उसे स्वनिलंबित की जा सकती है। सिर्फ अनुच्छेद 20 और 21 जो है गिरफ्तारी का जो वर्णन की गई है अनुच्छेद 20 और 21 में, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, इसे सिर्फ निलंबित नहीं किया जाता है। आगे भारतीय संविधान में 44वें संशोधन के पश्चात अनुच्छेद 20 एवं 21 के अंतर्गत मूल अधिकारों को निलंबित नहीं किया जा सकता। बच्चन सिंह बनाम पंजाब राज्य के मामले में उच्चतम न्यायालय ने बहुमत के निर्णय से यह भी निर्धारित किया है कि मृत्यु कारित करने के लिए मृत्यु दंड का वैकल्पिक दंड अनुच्छेद 14 और 19 और 21 का अतिक्रमण नहीं करता है और संवैधानिक है। यानी कि पंजाब राज बनाम बच्चन सिंह के उच्च न्यायालय में जो एक अभी निर्धारित किया गया, जिसमें यह कही गई है कि मृत्यु दंड का वैकल्पिक दंड अनुच्छेद 14, 19 और 21 का अतिक्रमण नहीं करता है और यह संवैधानिक है। अब आगे यहाँ से शुरू होती है हमारी क्वेश्चंस। जो सभी प्रश्न हैं मूल अधिकार से संबंधित, उसे अब जानेंगे। हमने जाना नोट्स को। अगर आप लोगों ने ध्यानपूर्वक नोट्स को सुना है तो आपके सभी प्रश्न यहाँ पर खुद ब खुद हल होते चले जाएंगे। जैसे पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही है। यहाँ पर अब आपको सभी ऑप्शन नहीं पढ़े जाएंगे, डायरेक्ट आंसर बताई जाएगी और उसके पूर्ण विश्लेषण को समझाई जाएगी। तो पहला प्रश्न जो है, निम्नलिखित में से कौन एक सही है, तो आंसर है भारतीय संविधान में मूल अधिकारों को शामिल करने के लिए नेहरू रिपोर्ट 1928 ने समर्थन किया था। अब इसके विश्लेषण को ऐसे ही देखते चलेंगे जिस प्रकार से पिछले वीडियो में हम लोगों ने जाना है। भारतीय संविधान में मूल अधिकारों को सम्मिलित करने का समर्थन नेहरू रिपोर्ट द्वारा की गई है। दूसरा प्रश्न है, निम्न में से किसको संविधान द्वारा मौलिक अधिकारों को लागू करने की शक्ति दी गई है। यह शक्ति है सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय को। जो संविधान का अनुच्छेद 13 मूल अधिकारों के उल्लंघन के विरुद्ध न्यायालय को न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति प्रदान करता है। यह शक्ति उच्चतम न्यायालय तथा उच्च न्यायालय को ही प्रदान की गई है। यही नहीं कि न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति जो है अनुच्छेद 32 के तहत उच्चतम न्यायालय को और अनुच्छेद 226 के तहत उच्च न्यायालय को दी गई है। अपनी इस शक्ति के अधीन उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय विधानमंडल द्वारा पारित ऐसे किसी भी अधिनियम को असंवैधानिक घोषित कर सकते हैं जो संविधान के भाग 3 में दिए गए किसी भी उपबंध को असंगति में है। तीसरा प्रश्न, मौलिक अधिकार क्या है। मौलिक अधिकार है वाद योग्य, यानी कि इसमें संशोधन की जा सकती है। भारतीय संविधान में सामाजिक आर्थिक एजेंडे को साकारित करने के लिए वाद योग और अवाद योग दोनों तरह की व्यवस्थाएं समाहित है, जिसमें मौलिक अधिकार वाद योग है और नीति निर्देशक तत्व जो अवाद योग है। नीति निर्देशक तत्व जो है जो आयरलैंड से ली गई है, ये अवाद योग है, यानी कि ये संशोधन नहीं की जा सकती। चौथा प्रश्न है, अधिकारों को मूल अधिकार क्यों कहा जाता है। तो क्योंकि यह संविधान में उल्लिखित होता है, यह व्यक्तित्व विकास के लिए आवश्यक होता है और संसद इसके विरुद्ध कानून नहीं बना सकती। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। यहां समझें, स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान स्वतंत्रता आंदोलन के नेताओं ने अधिकारों के महत्व को समझा था। स्वतंत्रता के बाद संविधान निर्माण के दौरान संविधान में अधिकारों का समावेश करने व उन्हें सुरक्षित रखने के उद्देश्य से संविधान में उन अधिकारों को सूचीबद्ध किया गया जिन्हें सुरक्षा देनी थी और उन्हें मौलिक अधिकारों की संज्ञा दी गई। यह अधिकार इतना महत्वपूर्ण है कि इसलिए इन्हें संविधान में सूचीबद्ध किया गया है और व्यक्तित्व विकास के लिए ये इतने महत्वपूर्ण हैं कि संविधान स्वयं यह सुनिश्चित करता है कि सरकार भी उनका उल्लंघन ना कर सके।
संविधान में मूल अधिकारों का उल्लेख अधिकारों के महत्व को दर्शाता है। संविधान के अनुच्छेद जो 13 है के अंतर्गत यह प्रावधान है कि किसी भी अध्यादेश या अधिनियम के द्वारा अधिकारों को छीन या समाप्त नहीं किया जा सकता। प्रजातांत्रिक और लोक कल्याणकारी अवधारणा शासन प्रक्रिया से संबद्ध है, न कि अधिकारों से। पांचवा प्रश्न, मौलिक अधिकार है, आपातकालीन स्थिति में निलंबित की जा सकती है। मौलिक अधिकार नैसर्गिक और अप्रतिदेय अधिकार है जो राज्य कृत्य के विरुद्ध एक गारंटी के रूप में है। इन्हें केवल आपातकालीन स्थिति में ही निलंबित किया जा सकता है और अनुच्छेद 358 एवं 359 में मूल अधिकारों के निलंबन संबंधी प्रावधान का वर्णन किया गया है। अगला प्रश्न है 6ठा नंबर, भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद के अंतर्गत नागरिकों को मौलिक अधिकार दिए गए हैं? मौलिक अधिकार दी गई है अनुच्छेद 12 से 35 में। उम्मीद है अब आप लोगों को दिक्कत नहीं हो रही है, क्योंकि हम लोगों ने नोट्स ऑलरेडी पढ़ रखा है। भारतीय संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 तक मौलिक अधिकारों का वर्णन किया गया है और वर्तमान में कुल 6 मौलिक अधिकार थे, जबकि तत्कालीन 7 अधिकार थे। 7वां प्रश्न, भारत में मौलिक अधिकारों के संबंध में निम्न वक्तव्यों पर विचार कीजिए। नीचे दिए गए कूट में सही उत्तर चुनना है, तो यहाँ सही आंसर है 1 और 2, यानी कि ऑप्शन देखें तो ये राज्यकृत के विरुद्ध एक गारंटी है और ये संविधान के भाग 3 में सूचीबद्ध है। भारत में जो मौलिक अधिकार राज्यकृत के विरुद्ध एक गारंटी है, इन्हें संविधान के भाग 3 में शामिल किया गया है। संयुक्त राज्य अमेरिका के अधिकार बिल की भांति है और सामाजिक, आर्थिक तथा राजनैतिक न्याय राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत सुनिश्चित करते हैं, न कि मौलिक अधिकार। 8वां प्रश्न, भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में कौन विधायन सत्ता पर पूर्ण नियंत्रण करता है? यह है अनुच्छेद 14। संविधान का जो अनुच्छेद 14 है, यह विधायन सत्ता पर पूर्ण रूप से नियंत्रण लगाता है और यह उपबंध कहता है कि किसी को विधि के समक्ष समता से वंचित नहीं किया जाएगा। प्रत्येक व्यक्ति, चाहे वह नागरिक हो या विदेशी, सब पर अधिकार लागू होगी। 9वां प्रश्न, संविधान के किस अनुच्छेद में कानून का समान संरक्षण प्रावधानित किया गया है? यह प्रावधान की गई है अनुच्छेद 14 में। 10वां प्रश्न, समानता का अधिकार संविधान के निम्न अनुच्छेदों में से किसके अंतर्गत आती है? समानता का अधिकार जो है अनुच्छेद 14 में और अनुच्छेद 15 में और अनुच्छेद 16 के अंतर्गत आती है, यानी कि सही आंसर ऑप्शन नंबर सी। जो अनुच्छेद 14, 15, 16, 17 एवं 18 है, उसमें समानता का अधिकार की गई है और अनुच्छेद 13 मूल अधिकारों से असंगत या उनका अल्पीकरण करने वाली विधियों के मूल अधिकारों के उल्लंघन की मात्रा तक शून्य होने से संबंधित है। 11वां प्रश्न, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत शिक्षण संस्थाओं में जिसमें गैर सरकारी व गैर अनुदान प्रदान की सम्मिलित है, अन्य पिछड़े, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति हेतु संरक्षण दी गई है? अनुच्छेद 15(5) में। संविधान का जो अनुच्छेद 15(5) है, इसके तहत ही गैर सरकारी और गैर अनुदान को शामिल किया गया है। साथ ही अन्य पिछड़ा, अनुसूचित जाति और जनजाति हेतु आरक्षण की सुविधा प्रदान की गई। 12वां प्रश्न है, कथन 1, सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक क्षेत्रों में समान आधार निर्मित करने के उद्देश्य से राज्य असमान लोगों के लिए भिन्न व्यवहार कर सकता है और कारण आर है, समान लोगों में विधि समान होगी और समान रूप से प्रसारित की जाएगी। इनमें जो उपयुक्त कथन चुनना है, सही आंसर है ए और आर दोनों सही है और आर ए का सही स्पष्टीकरण है। आगे है अब यहाँ अगर इसके विश्लेषण को जाने तो राज्य सामाजिक, आर्थिक एवं राजनैतिक क्षेत्रों में समान आधार निर्मित करने के उद्देश्य से असमान लोगों अर्थात गरीबों, पिछड़ों और
वंचितों आदि के लिए विभिन्न व्यवहार कर सकता है। अनुच्छेद 16(4) तथा अनुच्छेद 15(4) के तहत राज्य द्वारा ऐसे प्रावधान किए गए हैं, हालांकि समान स्तर के लोगों के लिए विधि समान होगी। अनुच्छेद 14 के तहत विधि के समक्ष समानता की बात की गई है। 13वां प्रश्न, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संवैधानिक प्रावधानों को संघीय संसद, राज्य विधान पालिका तथा द्वारा बनाए गए नियम कानून पर प्राथमिकता प्रदान करता है? ये प्रदान करती है अनुच्छेद 13। संविधान के अनुच्छेद 13 में यह प्रावधान किया गया है, और संघ एवं राज्य कोई ऐसा कानून नहीं बनाएंगे जो भाग 3 में प्रदत्त मौलिक अधिकार को छीनता या न्यून करता हो। यदि कोई कानून मौलिक अधिकार के उल्लंघन में बनाया गया तो वह कानून उल्लंघन की मात्रा तक शून्य होगा। अनुच्छेद 32 संवैधानिक उपचारों का अधिकार। अनुच्छेद 245 केंद्र एवं राज्यों द्वारा बनाई गई विधि का विस्तार है। अनुच्छेद 326 लोकसभा एवं विधानसभा का निर्वाचन वयस्क मताधिकार पर आधारित होता है। 14 प्रश्न, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 13 का मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित में से किसके संदर्भ में संविधान की सर्वोच्चता सुनिश्चित करता है? संविधान की सर्वोच्चता सुनिश्चित करती है मौलिक अधिकार पर। 15वां प्रश्न, भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन भिन्न वर्ग में आता है? भिन्न वर्ग में आता है, यहाँ पर अगर देख लें तो अनुच्छेद 19 से अन्य से भिन्न वर्ग में आता है, और यह स्वतंत्रता के अधिकार का वर्णन करता है, जबकि अन्य 3 जो है अनुच्छेद 14, 15, 16 समता के अधिकार का वर्णन करता है। पर एक अन्य दृष्टि से देखें तो अनुच्छेद 15, 16 एवं 19 केवल नागरिकों के लिए है, जबकि अनुच्छेद 19 सभी के लिए। इस कारण से यहाँ पर आंसर जो है यह डाउटफुल दी गई है। 16वां प्रश्न, भारतीय संविधान में स्वतंत्रता का अधिकार 4 अनुच्छेदों द्वारा प्रदान किया गया है, जो है अनुच्छेद 19 से अनुच्छेद 22 के बीच में। भाग 3 के अनुच्छेद 22 और अनुच्छेद 19 से 22 तक 4 स्वतंत्रता का अधिकार दी गई है, जिनमें अनुच्छेद 19 में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता समेत कुल 6 प्रकार की स्वतंत्रता प्रदान की गई है। अनुच्छेद 20 में अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संरक्षण, 21 में प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, 21 क के अंतर्गत शिक्षा का अधिकार, और अनुच्छेद 22 के तहत कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध के संरक्षण प्रदान किए गए हैं। 17वां प्रश्न, उन मौलिक अधिकारों का चयन करें जो भारतीय नागरिकों को प्राप्त है परंतु गैर नागरिकों को नहीं। यह है 1 और 3, यानी कि भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और अल्पसंख्यकों की स्वतंत्रता जो है सिर्फ भारतीयों को प्राप्त है, विदेशी को नहीं। भाग 3 के मौलिक अधिकार अनुच्छेद 19 भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता तथा अनुच्छेद 29 अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण मात्र भारतीय नागरिकों को प्राप्त है, यह गैर नागरिकों यानी विदेशी को प्राप्त नहीं है। जबकि अनुच्छेद जो 14 है वह कानून के समक्ष समानता का अधिकार भारतीय तथा विदेशी सभी को प्राप्त है। आगे 18वां प्रश्न, निम्नलिखित में से किसने भारतीय न्यायालय को समान कार्य के लिए समान वेतन का मौलिक अधिकार निगम करने हेतु सक्षम किया है? तो यहाँ जो है ए, बी और सी सभी को मिलाकर पढ़ना, यानी कि संविधान की प्रस्तावना में प्रयुक्त समाजवादी शब्द ए को संविधान के अनुच्छेद 14 के साथ मिलाकर पढ़ना और ए को बी के अनुच्छेद 16 के साथ मिलाकर पढ़ना। आगे अनुच्छेद 14, 16 और 39 डी में एक साथ मिलकर सामान्य कार्य के लिए समान वेतन को मौलिक अधिकार का समान कार्य के लिए समान वेतन के रूप में निर्गमित किया गया है। अनुच्छेद 19 प्रश्न संख्या 19, धर्म आदि के आधार पर विभेद का प्रतिषेध भारत के संविधान का अनुच्छेद 15 का मूल अधिकार है। इस
जिसे इसके अधीन वर्गीकृत किया जाएगा। समानता का अधिकार। अनुच्छेद 15 में धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर विभेद का प्रतिषेध किया गया है और अनुच्छेद 14 से अनुच्छेद 18 तक का अधिकार समानता के अधिकार में शामिल है। 20वां प्रश्न, भारतीय संविधान में समता का अधिकार 5 अनुच्छेदों द्वारा प्रदान किया गया है। यह है अनुच्छेद 14 से 18। देख ले वो 5 अनुच्छेद कौन कौन से हैं। तो अनुच्छेद 14 विधि के समक्ष समता, अनुच्छेद 15 धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग, जन्मस्थान के विभेद पर प्रतिषेध, अनुच्छेद 16 लोक नियोजन के विषयों में अवसर की समानता, अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता का अंत और अनुच्छेद 18 उपाधियों का अंत। 21वां प्रश्न, भारतीय संविधान में जैसा निहित है निम्न में से कौन सा समानता के मौलिक अधिकार में सम्मिलित नहीं है। वह है आर्थिक समानता। कानून के समक्ष समानता 14, सामाजिक समानता अनुच्छेद 15, अवसर की समानता 16 मौलिक अधिकार में शामिल है, जबकि आर्थिक समानता नहीं। आगे 22वां प्रश्न, भारत के संविधान में शोषण के विरोध अधिकार द्वारा निम्नलिखित में से कौन परिकल्पित है। मानव देह का व्यापार और बंधुआ मजदूरी का निषेध और कारखानों और खदानों में बच्चों को नियोजन का निषेध। सही आंसर ऑप्शन नंबर सी। जो भाग 3 के मौलिक अधिकार है उसके अंतर्गत अनुच्छेद 23 और 24 के तहत शोषण के विरोध अधिकार का उल्लेख किया गया है। अनुच्छेद 23 के तहत मानव के दुर्व्यापार और बलात्सर्म का प्रतिषेध किया गया है। अनुच्छेद 24 के तहत कारखानों आदि में बालकों के नियोजन का प्रतिषेध किया गया है। 23वां प्रश्न, मौलिक अधिकारों के अंतर्गत अनुच्छेद 24 जो है बच्चों के शोषण से संबंधित है, जहां पर 14 वर्ष से कम आयु के किसी बालक को कारखानों या खान में काम करने के लिए नियोजित नहीं किया जाएगा। अनुच्छेद 24, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद बच्चों के शोषण के विरुद्ध मौलिक अधिकार से संबंधित है। अनुच्छेद 24। 25वां प्रश्न, भारत के संविधान के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद कारखानों में बालकों के नियोजन का प्रतिषेध करता है। बालकों के नियोजन का प्रतिषेध करता है अनुच्छेद 24 यानी कि ऑप्शन नंबर डी। 26वां प्रश्न, मूल अधिकारों से संबंधित संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से एक प्रत्यक्ष रूप से बालकों के शोषण से संबंधित है। वह है ऑप्शन नंबर सी अनुच्छेद 24। 27वां प्रश्न, ICCPR के अनुच्छेद द्वारा बाल अधिकार को सुरक्षित किया गया है। अनुच्छेद 24 के तहत ICCPR यानी कि इंटरनेशनल कॉन्वेंट ऑन सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स के अनुच्छेद 24 द्वारा बाल अधिकार को सुरक्षित किया गया है और भारत के संविधान के अनुच्छेद 24 के द्वारा भी बाल अधिकार का संरक्षण किया गया है। 28वां प्रश्न, संविधान के किस प्रावधान द्वारा अस्पृश्यता का उन्मूलन किया गया है। अनुच्छेद 17 के तहत। 29वां प्रश्न, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता के उन्मूलन को करता है। अनुच्छेद 17। 30वां प्रश्न, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के द्वारा अस्पृश्यता की समाप्ति की गई है। अनुच्छेद 17 के तहत। आगे 31वां प्रश्न, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 17 का संबंध है अस्पृश्यता के उन्मूलन से। 32वां प्रश्न, छुआछूत उन्मूलन संबंधित है अनुच्छेद 17 से। 33वां प्रश्न, न्यायालय उपधारित कर सकता है कि अपराध गठित करने वाले कृत्य अस्पृश्यता के आधार पर किया गया था। यदि ऐसा अपराध है तो उसे संबंध माना जाएगा अनुसूचित जाति के सदस्य। नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 की धारा 12 के तहत न्यायालय उपधारित कर सकता है कि अपराध गठित करने वाला कोई कृत्य अस्पृश्यता के आधार पर किया गया था। यदि ऐसा अपराध अनुसूचित जाति के सदस्य के संबंध में किया गया है, अस्पृश्यता का उन्मूलन संविधान के अनुच्छेद 17 द्वारा किया गया है।
34वां प्रश्न, भारत में अस्पृश्यता का निवारण निम्न में से किन उपायों द्वारा किया जा सकता है? यह की जा सकती है कानून बनाकर, शिक्षा की उन्नति द्वारा और जन जागरण के द्वारा। संविधान का जो अनुच्छेद 17 है वह अस्पृश्यता के अंत का प्रावधान है और संसद ने सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 के द्वारा अस्पृश्यता को दंडनीय अपराध घोषित किया है। आगे 35वां प्रश्न, मद्रास राज बनाम दोराय राजन 1951 के मुकदमे में भारतीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के परिणाम स्वरूप निम्नलिखित में से किस मौलिक अधिकार को संशोधित किया गया? यह की गई थी भेदभाव के विरुद्ध अधिकार को। मद्रास राज बनाम चपक्कम दोराय राजन 1951 के मुकदमे में सर्वोच्च न्यायालय के निर्माण के परिणाम स्वरूप भेदभाव के विरुद्ध अधिकार यानी कि अनुच्छेद 15 को संशोधित किया गया। इसमें अनुच्छेद 15(4) जोड़ा गया और सामाजिक एवं शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े वर्गों के लिए विशेष उपबंध किए गए। 36वां प्रश्न, भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद प्रेस की स्वतंत्रता से संबंधित है? अनुच्छेद 19। अनुच्छेद 19 का जो 1 क है के अंतर्गत वाक स्वतंत्रता और अभिव्यक्ति स्वतंत्रता शामिल की गई है। 37वां प्रश्न, प्रेस की स्वतंत्रता से संबंधित है अनुच्छेद 19। यहाँ प्रेस की आज़ादी से संबंधित अगर देख लें तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, अनुच्छेद 19(1) में। आगे 39वां प्रश्न, भारत में समाचार पत्रों का स्वतंत्रता दी गई है अनुच्छेद 19(1) में। 40वां प्रश्न, भारतीय संविधान के अनुच्छेद में भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता अनुच्छेद 19। 41वां प्रश्न, उच्चतम न्यायालय की व्यवस्था अनुसार निजी भवनों के ऊपर राष्ट्रीय झंडा को फहराना के तहत हर नागरिक का मौलिक अधिकार है। यह है अधिकार अनुच्छेद बी के तहत संविधान का अनुच्छेद 19(1) में। उच्चतम न्यायालय की व्यवस्था जो है इसके अनुसार अब अनुच्छेद 19(1) के तहत कोई भी नागरिक अपने निजी भवन पर राष्ट्रीय झंडा को फहरा सकता है। 42वां प्रश्न, अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजातियों के लिए किस अनुच्छेद के अंतर्गत मौलिक सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक तथा सांस्कृतिक अधिकार दिए गए हैं? अनुच्छेद 17 के तहत। संविधान के भाग 3 में जो वर्णन है अनुच्छेद 17 जिसमें अस्पृश्यता का अंत है उसका किसी भी रूप में आचरण निषेध घोषित किया गया है। साथ ही अस्पृश्यता से उपजी किसी भी निर्योग्यता को लागू करना विधि के अनुसार दंडनीय अपराध माना गया है। अनुच्छेद 17 मौलिक अधिकारों के समता का अधिकार से संबंधित है। अस्पृश्यता के निषेध में से अछूत समझे जाने वाले को सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक तथा सांस्कृतिक अधिकार दिया गया। 43वां प्रश्न, स्वतंत्रता के अधिकार के भाग के रूप में निम्नलिखित में से कौन सा बिना हथियार के शांतिपूर्ण ढंग से इकट्ठा होने की स्वतंत्रता के अंतर्गत नहीं आता? वह है घेराव अफसर को अपना कर्तव्य नहीं निभाते। अनुच्छेद 19(1) ख में शांतिपूर्ण और निरायुध सम्मेलन की स्वतंत्रता का उल्लेख है। साथ ही अनुच्छेद 19(3) में शांतिपूर्ण व निरायुध सम्मेलन की स्वतंत्रता संबंधी अधिकार पर राज्य को तर्कपूर्ण कानून बनाने का अधिकार दिया गया है। यह नागरिकों की विचार व अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का प्रतिबंध नहीं लगाया जा सकता, वह है अवांछनीय आलोचना द्वारा। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19(2) के तहत नागरिकों को विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर भारत की संप्रभुता व अखंडता, राज्य की सुरक्षा, विदेश राज्यों में मित्रतापूर्ण संबंध, लोक व्यवस्था, शालीनता या नैतिकता, अदालत की अवमानना, मानहानि या किसी अपराध के संरक्षण के आधार पर युक्ति प्रतिबंध लगाया जा सकता है। 45वां, विदेश यात्रा के लिए अधिकार का संरक्षण
अनुच्छेद सी में की गई है। जो अनुच्छेद व्यक्ति के विदेश यात्रा के अधिकार को संरक्षित करता है वह है अनुच्छेद 21। आगे है सतवंत सिंह बनाम असिस्टेंट पासपोर्ट ऑफिसर नई दिल्ली तथा मेनका गांधी बनाम भारत संघ 1978 के मामलों में यह भी निर्धारित किया गया है कि अनुच्छेद 21 में प्रयुक्त दैहिक स्वतंत्रता शब्दावली में संचरण का अर्थात यानी इच्छानुसार कभी भी तथा कहीं भी जाने का अधिकार आता है, जिसमें विदेश भ्रमण भी शामिल है। अनुच्छेद 19(1)(d) को अनुच्छेद 21 में मिलाकर पढ़ने पर प्राप्त होता है विदेश यात्रा जो है यानी कि एकांतता का अधिकार। इन चारों में जो किसी भी अधिकार का उल्लेख अलग से अथवा स्पष्टता मूल अधिकारों में नहीं हुआ है, किंतु उच्चतम न्यायालय ने अपने सृजनात्मक निर्वचन द्वारा इन चारों अधिकारों को मूल अधिकारों के अंतर्निहित माना है। अनुच्छेद 21 के प्राण और दैहिक स्वतंत्रता के संरक्षण के अधिकार के अंदर इन चारों अधिकारों को भी विभिन्न निर्णयों द्वारा शामिल किया गया है। पहला निर्णय है खड़ग सिंह बनाम उत्तर प्रदेश राज्य और गोविंद बनाम मध्य प्रदेश राज्य के मामला में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा यह भी निर्धारित किया गया है कि संविधान के अनुच्छेद 19(1)(d) को अनुच्छेद 21 से मिलाकर पढ़ने पर एकांतता यानी कि राइट ऑफ प्राइवेसी का अधिकार प्राप्त होता है। उच्चतम न्यायालय विकल्प में दिए गए उपयुक्त चार अधिकारों के अतिरिक्त अन्य अधिकारों को भी अनुच्छेद 21 के अंतर्गत रखता है, जिनमें है अच्छे पर्यावरण का अधिकार, शीघ्र विचारण का अधिकार, विधिक सहायता का अधिकार, एकांत कारावास के विरुद्ध अधिकार, पैरों में डंडा बेड़ी डालने के विरुद्ध अधिकार, फांसी में विलंब के विरुद्ध अधिकार, अभिरक्षा में हिंसा के विरुद्ध अधिकार, पीने योग्य जल शुद्ध जल का अधिकार, अच्छी सड़कों का अधिकार, प्रतिष्ठा का अधिकार, एक चिकित्सा द्वारा घायल को चिकित्सीय सहायता और कार्यस्थल पर महिलाओं के लैंगिक उत्पीड़न के विरुद्ध अधिकार, ये सभी दी गई है अनुच्छेद 21 के तहत। 47वां प्रश्न, उच्चतम न्यायालय के किस मामले के निर्णय के कारण संविधान के अनुच्छेद 21 के कार्यक्रम का विस्तार कर शिक्षा के अधिकार को उसमें शामिल किया गया था? शिक्षा के अधिकार को शामिल किया गया उन्नी कृष्णन बनाम आंध्र प्रदेश में। जो उच्चतम न्यायालय ने वर्ष 1993 में 14 वर्ष तक की आयु के बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा को अधिकार के रूप में यह कहते हुए संगठित किया कि इस देश के नागरिकों को शिक्षा का मौलिक अधिकार प्राप्त है। यह अधिकार अनुच्छेद 21 से निकला है। यह एक निरपेक्ष अधिकार नहीं है, इसकी विषय वस्तु और मापदंडों के अनुच्छेद 45 और 41 के आलोक में निर्धारित करना पड़ता है। 48वां प्रश्न, निजता के अधिकार को जीवन एवं व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्भूत भाग के रूप में संरक्षित किया जाता है। भारत के संविधान में निम्नलिखित में से किसके उपर्युक्त कथन सही एवं समुचित ढंग से अर्थित होता है? यह है अनुच्छेद 21 एवं भाग 3 में गारंटी की स्वतंत्रता। यहाँ देख लें, दिए गए कथन में अनुच्छेद 21 एवं भाग 3 में गारंटी की गई है कि स्वतंत्रता के अंतर्गत सही एवं समुचित ढंग से अर्थित होता है। 24 अगस्त 2017 को सर्वोच्च न्यायालय की 9 सदस्यीय पीठ ने भी निजता के अधिकार को मौलिक अधिकार का दर्जा प्रदान किया तथा यह कहा कि निजता का अधिकार जीवन एवं व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्भूत भाग के रूप में संरक्षित है। आगे 49 नंबर, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद अपनी पसंद के व्यक्ति से विवाह करने के किसी भी व्यक्ति के अधिकार को संरक्षण देता है? अनुच्छेद 21 किसी भी व्यक्ति से विवाह करने के अधिकार को संरक्षित करता है। अनुच्छेद 21 जो 27 मार्च 2018 को गैर सरकारी संगठन शक्ति वाहिनी बनाम भारत संघ बाद में उच्चतम न्यायालय ने जीवन साथी चुनने के अधिकार को मूल अधिकार मानते हुए इसे अनुच्छेद 21 में निहित माना है। 50 निम्नलिखित में से कौन संविधान के अनुच्छेद 21 के दायरे में नहीं आता है?
21 के दायरे में जो नहीं आता है वह है मृत्युदंड। जगमोहन सिंह बनाम स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश के मामले में सर्वोच्च न्यायालय की 5 सदस्यीय पीठ ने मृत्युदंड को अनुच्छेद 21 का उल्लंघनकारी मानने से इनकार कर दिया। अतः मृत्युदंड जो है अनुच्छेद 21 के दायरे में नहीं आता। 51वां प्रश्न, भारतीय गणराज्य के संविधान का कौन सा अनुच्छेद व्यक्ति की प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता के संरक्षण से संबंधित है? अनुच्छेद 21। जो भारतीय गणराज्य के संविधान का अनुच्छेद 21 है वह व्यक्ति के प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता के संरक्षण से संबंधित है। अनुच्छेद 19 वाक स्वतंत्रता से 20 अपराधों के लिए दोष सिद्धि और 22 कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध से। 52वां प्रश्न, धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार के प्रावधान के अंतर्गत सम्मिलित है 1, 2, 3 यानी कि धर्म प्रचार करने का अधिकार, सिखों को कृपाण धारण करने का अधिकार और राज्यों को समाज सुधारक विधि बनाने का अधिकार। 53वां प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत सिखों द्वारा कृपाण धारण करने का धार्मिक स्वतंत्रता का अंग माना गया है? अनुच्छेद 25 के तहत। 54वां प्रश्न, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 का संबंध है धर्म की स्वतंत्रता से। 55वां प्रश्न, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 के अंतर्गत धर्म स्वतंत्र का अधिकार किसके अधीन नहीं आता? यह नहीं आता है मानववाद के। संविधान के अनुच्छेद जो 25(1) है उसके अनुसार लोक व्यवस्था, सदाचार और स्वास्थ्य के उपबंधों के अधीन रहते हुए सभी व्यक्तियों को अंतःकरण की स्वतंत्रता का और धर्म के अबाध रूप से मानने, आचरण करने और प्रचार करने का समान अधिकार होगा। 56वां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? तो यहाँ जो सुमेलित नहीं है वह है अनुच्छेद 29 शिक्षण संस्थानों की स्थापना और प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार। विश्लेषण को जान ले तो अल्पसंख्यकों को शिक्षा संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन का अधिकार अनुच्छेद 20 से प्राप्त होता है। अनुच्छेद 29 अल्पसंख्यक वर्गों के हितों के संरक्षण से, अनुच्छेद 29 मानव के दुर्व्यापार बलात्कार श्रम के प्रतिषेध से, अनुच्छेद 24 कारखानों में बालकों के नियोजन पर प्रतिबंध, अनुच्छेद 26 धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता से और अनुच्छेद 32 संवैधानिक उपचारों का अधिकार से संबंधित है। जबकि अनुच्छेद 31 संपत्ति का अनिवार्य अर्जन से संबंधित था, जिसको 44वें संविधान संशोधन 1978 द्वारा निरस्त कर दिया गया। 57वां प्रश्न, निम्नलिखित युगों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो नहीं है वह है ऑप्शन नंबर डी, शिक्षा संस्थाओं की स्थापना तथा प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार, अनुच्छेद 31। यह गलत है। हमने यहाँ पर जाना था कि शिक्षा संस्थाओं का संबंधित है अनुच्छेद 30 से। 58वां प्रश्न, संविधान के अनुच्छेद 26 में धार्मिक कार्यों के प्रबंधन की स्वतंत्रता पर क्या प्रतिबंध लगाया गया है? वह है ऑप्शन नंबर डी 1, 4, 5 यानी कि लोक व्यवस्था, सदाचार और स्वास्थ्य। जो संविधान के अनुच्छेद 26 के अंतर्गत लोक व्यवस्था, सदाचार और स्वास्थ्य के अधीन रहते हुए प्रत्येक धार्मिक संप्रदाय या उसके किसी अनुभाग को धार्मिक और पूर्त प्रयोजनों के लिए संस्थाओं की स्थापना और पोषण का है, अपने धर्म विषयक कार्यों के प्रबंध करने का, जंगम और स्थावर संपत्ति के अर्जन और स्थायित्व का और ऐसा संपत्ति का विधि के अनुसार प्रशासन करने का अधिकार होगा। आगे 59 नंबर प्रश्न, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अल्पसंख्यकों को अपनी मनपसंद शिक्षण संस्थाओं को स्थापित एवं संचालित करने का अधिकार प्राप्त है? अनुच्छेद 30 में। 60वां प्रश्न, अनुच्छेद में यह किस अनुच्छेद में व्यवस्था की गई है कि सभी अल्पसंख्यकों को अपनी रुचि में शिक्षण संस्थान प्राप्त होगी? वह है अनुच्छेद 30। 61वां प्रश्न, दो कथन दिए गए हैं, कथन ए और दूसरा है कारण आर। कथन ए है भारतीय संविधान का अनुच्छेद 30 अल्पसंख्यक वर्गों के शब्द को परिभाषित नहीं करता है और आर है
संविधान केवल भाषाई और धार्मिक अल्पसंख्यक वर्गों को मान्यता प्रदान करता है। यहाँ जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ए और आर दोनों सही है, पर आर ए की व्याख्या नहीं करता। जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 30(1) में कहा गया है कि धर्म या भाषा पर आधारित सभी अल्पसंख्यक वर्गों को अपनी रुचि की शिक्षा संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन का अधिकार होगा। अनुच्छेद 30(2) के अनुसार शिक्षा संस्थाओं को सहायता देने में राज्य किसी संस्था के विरुद्ध इस आधार पर विभेद नहीं करेगा कि वह धर्म या भाषा पर आधारित किसी अल्पसंख्यक के वर्ग के प्रबंध से है। यानी कि अनुच्छेद 30 में अल्पसंख्यक वर्ग को शब्द परिभाषित नहीं किया गया है। 62वां प्रश्न, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो सही आंसर है केवल 2, यानी संपत्ति का अधिकार एक विधिक अधिकार है किंतु यह मूल अधिकार नहीं। जो अनुच्छेद 301 व्यापार, वाणिज्य और समागम की स्वतंत्रता से संबंधित है, न कि संपत्ति के अधिकार से। 44वें संशोधन 1978 के पश्चात संपत्ति का अधिकार एक विधिक अधिकार है, न कि मूल अधिकार। इस संशोधन द्वारा संपत्ति का अधिकार भाग 12 के अनुच्छेद 300 क में विधिक अधिकार के रूप में स्थापित किया गया। आगे 63वां प्रश्न, सुमेलित कीजिए। तो यहाँ पर सुमेल देख लें तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। इसके विश्लेषण को जानते हैं। विश्लेषण कह रहा है, बंदी प्रत्यक्षीकरण हमें शरीर चाहिए, परम आदेश हम आदेश देते हैं, शरीर यानी कि जो व्यक्ति है उसे, और प्रतिषेध अधीनस्थ न्यायालय का लेख, उत्प्रेषण पूर्णतया सूचित कीजिए, और अधिकार परीक्षा किस अधिकार से। 64वां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। सही सुमेलित नहीं है प्रतिषेध टू बी सर्टिफाइड। टू बी सर्टिफाइड का मतलब है उत्प्रेक्षा के लिए, न कि प्रतिषेध के लिए। 65वां, निम्नलिखित में से कौन से अधिकार भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 के अंतर्गत परिवर्तित किए जा सकते हैं। वह परिवर्तित की जा सकती है मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 के अंतर्गत उच्चतम न्यायालय द्वारा परिवर्तित कराए जा सकते हैं। यह अनुच्छेद मौलिक अधिकारों को परिवर्तित कराने के लिए संवैधानिक उपचारों का प्रावधान करता है। 66 नंबर, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है। सही नहीं है वह है डी, संविधान के अंतर्गत मूल अधिकारों का संरक्षक भारत का राष्ट्रपति होता है। राष्ट्रपति नहीं होता है, वह होता है न्यायपालिका। अगला है 67 नंबर प्रश्न, मौलिक अधिकारों का संरक्षक है न्यायपालिका। सही आंसर ऑप्शन नंबर ए। जो मौलिक अधिकार है इसके उल्लंघन के विरुद्ध अनुच्छेद 32 के तहत संवैधानिक उपचारों का अधिकार प्रदान किया गया है। इसके तहत कोई व्यक्ति मौलिक अधिकारों के हनन की स्थिति में न्यायपालिका की शरण ले सकता है। अनुच्छेद 32 के तहत सर्वोच्च न्यायालय तथा अनुच्छेद 226 के तहत उच्च न्यायालय मौलिक अधिकारों के उल्लंघन की स्थिति में उपचार प्रदान कर सकते हैं। अनुच्छेद 68 संविधान के अंतर्गत मूल अधिकारों को संरक्षक कौन है। सर्वोच्च न्यायालय। 69 मूल अधिकारों के संरक्षक माना जाता है न्यायपालिका को। 70 किस एक को नागरिकों के मौलिक अधिकारों का संरक्षक तथा भारत के संविधान का अभिभावक माना जाता है। वह है उच्चतम न्यायालय। 71 नंबर, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत का उच्चतम न्यायालय नागरिकों के मूल अधिकारों के प्रवर्धन के लिए रीट जारी कर सकता है। अनुच्छेद 32 के तहत। आगे 72 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से किस एक अधिकार को बी.आर. अम्बेडकर द्वारा संविधान की आत्मा कहा गया है। यह कहा गया अनुच्छेद 32 संवैधानिक उपचारों के अधिकार को। यह समझें तो अम्बेडकर ने अनुच्छेद 32 को संवैधानिक उपचारों को संविधान की आत्मा कहा, और यह कथन है यदि मुझसे पूछा जाए कि
संविधान में कौन सा विशेष अनुच्छेद सबसे महत्वपूर्ण है जिसके बिना यह संविधान शून्य हो जाएगा, तो मैं इसके सिवाय किसी दूसरे अनुच्छेद का नाम नहीं लूंगा। यह संविधान की आत्मा है। 73 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन ए है, संविधान के अनुच्छेद 32 को अंबेडकर ने इसकी आत्मा कहा। अनुच्छेद 32 मौलिक अधिकारों के अतिक्रमण के विरुद्ध प्रभावी उपचारों का प्रावधान करता है। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ए और आर दोनों सही है और ए का सही स्पष्टीकरण है आर। 74 नंबर प्रश्न, व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिए उच्चतम न्यायालय निम्नलिखित में से किस रीट को जारी करता है? व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिए बनती प्रत्यक्षीकरण। 75 नंबर प्रश्न, व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिए अधिकार के लिए निम्नलिखित में से कौन सी रीट याचिका जारी की जाती है? यह की जाती है हैबियस कॉर्पस। व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिए बंदी प्रत्यक्षीकरण को दायर की जाती है और यह रीट किसी व्यक्ति के बंदी बनाए जाने की औचित्य का परीक्षण करता है। 76वां प्रश्न, संवैधानिक उपचारों के लिए किसे पोस्टमार्टम भी कहा जाता है? पोस्टमार्टम कहा जाता है। यह सही आंसर ऑप्शन नंबर ई। और इसे कहा जाता है किसे? तो पुनः परीक्षण को उत्प्रेषण रीट में। उत्प्रेषण रीट में उच्च और उच्चतम न्यायालय अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा दिए गए किसी भी निर्णय को पुनः परीक्षण री एग्जामिन करता है और इसे ही पोस्टमार्टम के नाम से भी जाना जाता है। 77 नंबर प्रश्न है, सूची 1 भारतीय संविधान का अनुच्छेद को सूची 2 प्रावधान के साथ सुमेलित कीजिए और सूचियों को नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। तो यहाँ सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 2, यानी कि इसको हम लोग विश्लेषण में जान लेते हैं। अनुच्छेद 16(2) अनुच्छेद 16(2) कहता है किसी भी व्यक्ति के साथ केवल उसके धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग, उद्भव, जन्मस्थान, निवास या इनमें से किसी के आधार पर सार्वजनिक नियुक्ति के मामले में भेदभाव नहीं किया जाएगा। अनुच्छेद 29(2) कहता है किसी भी नागरिक को धर्म, वंश, जाति, भाषा या इनमें से किसी भी आधार पर राज्य द्वारा संपोषित अथवा राज्य से सहायता प्राप्त करने वाली किसी भी शैक्षणिक संस्था में प्रवेश से वंचित नहीं किया जाएगा। अनुच्छेद 30(1) कहता है सभी अल्पसंख्यकों को चाहे वे धर्म के आधार पर हो या भाषा के आधार पर अपनी पसंद की शैक्षणिक संस्थाओं स्थापित करने और उन्हें संचालित करने का मौलिक अधिकार होगा। अनुच्छेद 31(1) कहता है किसी भी व्यक्ति को कानून के प्राधिकार के सिवाय उसकी संपत्ति से वंचित नहीं किया जाएगा। अब आगे है प्रश्न 78, सुमेलित कीजिए। सुमेलित करना है, इनमें सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 3, 4, 1, 2। यानी अगर यहाँ देख लें तो मौलिक अधिकार संविधान का 42वां संशोधन संसद मौलिक अधिकारों में संशोधन कर सकती है। केशवानंद भारतीय केस के तहत मूल ढांचों का सिद्धांत, मिनर्वा मिल केस और इंसानों के अनैतिक व्यापार का निषेध, संविधान का अनुच्छेद 23। 79वां प्रश्न, सूची 1 को सूची 2 में सुमेलित कीजिए और नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन करें। तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी 3, 4, 1, 2। इसका विश्लेषण देख लेते हैं। उपाधियों का अंत, अनुच्छेद 18 धार्मिक मामलों में प्रबंध की स्वतंत्रता, अनुच्छेद 26 अल्पसंख्यकों की भाषा का संरक्षण, अनुच्छेद 29 और शिक्षा का अधिकार, अनुच्छेद 21 का। आगे है किस वाद ने संसद को मौलिक अधिकारों में संशोधन का अधिकार दिया? केशवानंद भारतीवाद। यहाँ समझेंगे उच्चतम न्यायालय ने सर्वप्रथम वर्ष 1951 में शंकरी प्रसाद बनाम भारत संघवाद, उसके बाद 1965 में सज्जन सिंह बनाम राजस्थान राज्यवाद में अभी निर्धारित किया कि संसद संविधान द्वारा मूल अधिकारों में संशोधन कर सकती है। उसके बाद वर्ष 1967 में गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्यवाद में उच्चतम न्यायालय ने शंकरी प्रसाद एवं सज्जन कुमार वाद के विपरीत संसद द्वारा मूल अधिकारों के संशोधन पर रोक लगाने का निर्णय दिया।
चूंकि वर्तमान में नवीनतम निर्णय केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य के आधार पर संसद को मूलाधिकारों में संशोधन की शक्ति प्राप्त है, इस कारण से ऑप्शन ए सही है। केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य 1973 के बाद में सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय दिया कि संसद की संविधान संशोधन शक्ति विस्तृत है किंतु असीमित नहीं, और यह मूल अधिकारों का संशोधन तो कर सकती है किंतु वह संविधान के आधारभूत तत्वों पर को परिवर्तित नहीं कर सकती। आगे है 81 नंबर, भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने संविधान की मूल संरचना सिद्धांत का प्रतिपादन निम्नलिखित में से किस मुकदमे से किया है? केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य। केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य जो है 1973 के बाद में भारत के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा संविधान की मूल संरचना यानी बुनियादी ढांचे के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था, जिसका अनुमोदन मिनर्वा मिल्स 1980 के बाद में भी किया गया। आगे 82वां प्रश्न, निम्नलिखित में से किस वाद ने भारतीय संविधान के मूल संरचना के सिद्धांत की रूपरेखा तैयार की? केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य। 83वां प्रश्न, संपत्ति का अधिकार है सी और डी दे रहा है, यानी कि वैधानिक और कानूनी अधिकार, यानी कि 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 द्वारा संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों की सूची से हटाकर भाग 12 के अध्याय 4 में अनुच्छेद 300 क में स्थान दिया गया है। अब संपत्ति का अधिकार एक वैधानिक या विधिक अधिकार है या कानूनी अधिकार है? 84वां प्रश्न, किसके द्वारा संपत्ति के मूल अधिकार का लोप किया गया? यह की गई थी 44वां संविधान संशोधन 1978 द्वारा और इसे एक विधिक अधिकार बनाई गई। 85वां प्रश्न, संपत्ति के मौलिक अधिकार को कब अद्यतन किया गया? यह की गई थी 1978 के 44वें संविधान संशोधन द्वारा। तो फ्रेंड्स, इस प्रकार से हमारा जो मौलिक अधिकार यानी कि मूल अधिकार का जो चैप्टर था पॉलिटी घटना चक्र से, वो यहाँ पर समाप्त हुई। उम्मीद है आप लोगों को वीडियो पसंद आ रहे होंगे। इससे पहले भी जो 8 से 9 पार्ट आए हैं उसे आप लोग जरूर देख लेंगे। जो लोग अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ऑन कर लें, जिससे आने वाले सभी वीडियोज के अपडेट मिलता रहे। साथ ही जाते जाते वीडियो को एक बार शेयर लाइक कमेंट्स जरूर कर दें। पीडीएफ के लिए आप लोग डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से ग्रुप को ज्वाइन कर लेंगे, वहीं पर आपको डेली पीडीएफ और क्यूज कराई जाती है। इसी उम्मीद के साथ जय हिंद, धन्यवाद।